गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में जो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट हुई थी तो उसके सारे सवालों को आपको समझाया गया था। अब उसी में इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है उसका नाम है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जानें कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो उसके लिए ध्यान से आप देखिए यहाँ पर कि जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसमें क्या है, हमने एक कर्व लिया, एक वक्र लिया, ये वक्र है और इस वक्र का जो समीकरण है वो है y बराबर एफ एक्स। ये यहाँ पर एक वक्र है और इस वक्र पर हमने यहाँ पर देखिए ध्यान से दो बिंदु लिए हुए हैं, बिंदु P और बिंदु Q। ये दो बिंदु हैं, बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2, y2 हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जैसे जैसे हम Q से P की ओर बढ़ेंगे तो PQ चूँकि यहाँ इस समय इस वक्र में जीवा का काम कर रही है, तो जैसे जैसे हम Q से P की ओर बढ़ेंगे, जैसे अभी Q से हम P की ओर बढ़ने के लिए जैसे अगर इस बिंदु पर लें यहाँ पर आ जाएंगे और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो हम इस बिंदु पर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे Q से P की ओर हम बढ़ेंगे तो ये एक पोजीशन हमारी ऐसी आएगी कि जब ये जो है रेखा P से ये जो जीवा PQ थी ये रेखा PT की ओर अग्रसर होगी, यानी ये जो PT रेखा होगी यही इस वक्र की, इसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। यानी हम ये कह रहे हैं कि PT इस वक्र की स्पर्श रेखा है और ये जो बिंदु P है जहाँ पर ये जो वक्र इस रेखा को स्पर्श करता है तो ये इस बिंदु इसका स्पर्श बिंदु होगा। यानी हम क्या कहेंगे, PT स्पर्श रेखा है और बिंदु P स्पर्श बिंदु है। तो देखिए आगे वही लिखा हुआ है इसमें कि यदि किसी फलन द्वारा निरूपित वक्र पर दो बिंदु P तथा Q हैं, जिस प्रकार से हमने आपको डायग्राम में बताया है कि P और Q दो बिंदु लिए गए हैं, तब रेखाखंड PQ इस वक्र की जीवा कहलाती है। यानी जो PQ है ये इस वक्र की जीवा होगी। आगे है, जैसे जैसे बिंदु Q वक्र के अनुदिश P के पास आता जाएगा, यानी जैसे जैसे Q से मतलब ये जो बिंदु Q है ये इस P के अनुदिश आता जाएगा तो जीवा की लंबाई घटती जाएगी। तो भाई पहले PQ थी और नज़दीक आया तो ये थोड़ी लंबाई घट गई, और नज़दीक आएगा तो थोड़ी लंबाई और घट जाएगी। तो जैसे जैसे इसकी लंबाई घटती जाएगी, जब जीवा PQ एक निश्चित रेखा PT की ओर अग्रसर होगी, जब ये PT की ओर मतलब ये ऐसे घटते घटते PT की दिशा में अग्रसर होगी, ठीक है। तो उस समय जब ये PT की दिशा में अग्रसर हो जाएगी उस समय ये जो रेखा PT है इसको हम इस वक्र की स्पर्श रेखा कहते हैं और ये जो बिंदु P है इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये दो चीज़ें आप मत भूलिएगा कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं और स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो स्पर्श रेखा इस प्रकार से हमें प्राप्त हुई है, अब बात करते हैं इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है और दूसरा स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। तो इसमें देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता और समीकरण। तो प्रवणता क्या होती है उसके लिए देखिए ध्यान से। प्रवणता जैसे कि यहाँ पर एक दूसरे डायग्राम में आप देखिए, ये हमने एक रेखा दिखाई है और ये रेखा कौन सी है, ये यही स्पर्श रेखा है जिसको हमने और थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है। अब यहाँ पर हम इस कर्व को यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो PT स्पर्श रेखा है, इस पे धन यक्ष अक्ष की दिशा में जो इसका धन यक्ष अक्ष से वामावर्त दिशा में जो बनाया गया कोण अगर थीटा ले लेते हैं तो इस थीटा का जो टेंजेंट मान होगा उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। और प्रवणता को आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रवणता को यम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि y बराबर एफ एक्स एक सतत वक्र है तथा इस पर स्थित कोई बिंदु P x1, y1 है, तब बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु P क्या है, यही बिंदु P जो है वो स्पर्श बिंदु है जिसके निर्देशांक x1, y1 लिए गए हैं। तो वही उसी के अनुसार बिंदु P x1, y1 है, तब बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है tan थीटा और tan थीटा का जो मान होगा ये होगा dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। यानी
x1 कॉमा y1 पर जो dy बाई dx का मान होगा वो मान होगा स्पर्शरेखा की प्रवणता के बराबर। ठीक है, तो ये तो प्रवणता हो गई। अब इसी में दूसरा है स्पर्शरेखा का समीकरण। तो आप जानते हैं कि जब एक बिंदु दिया जाए, प्रवणता दी जाए, तो प्रवणता रूप समीकरण क्या लिखते हैं, y माइनस y1 बराबर m गुणे x माइनस x1 लिखा जाता है। यहाँ पर m क्या है, स्पर्शरेखा की प्रवणता है, जिसका मान आपको पहले से अभी हम बता चुके हैं, dy बाई dx एट x1 y1, dy बाई dx एट x1 y1। तो ये मान जब यहाँ रख देंगे तो ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा कि y माइनस y1 बराबर dy बाई dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। इस फार्मूले को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये स्पर्शरेखा के समीकरण का सूत्र है। इसके बाद इस फार्मूले को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये बिंदु x1 कमा y1 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालने का सूत्र है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे है दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। जैसे अभी हमने आपको एक वक्र बताया था y बराबर fx, इसी तरह से दो वक्र अगर हैं तो उनके मध्य, अगर वो दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनके प्रतिच्छेद करने पर जो कोण बनेगा, हमें उसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या दिया जा रहा है कि दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर वक्रों पर खींची हुई स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे दो वक्र हैं, दोनों वक्र किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो वो जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी दोनों वक्र जहाँ एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसको हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। तो उस पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जैसे एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, और ये जो है ये प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों कर्व जहाँ काटते हैं, इसको हम एक ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, एक जैसे ये बन गया और एक ये बन गया। तो ये दोनों कर्व इस बिंदु पर काटते हैं, ठीक है ना। तो इस बिंदु पर काटते हैं तो यहाँ पर एक की स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरे की स्पर्श रेखा जैसे एक ये हो गई, ठीक है ना। तो जैसे ये कर्व है, इसकी स्पर्श रेखा ये हो गई, जिसको हम लिख दे रहे हैं PT। PT जो है इस कर्व की स्पर्श रेखा, ठीक है। अब ये जो दूसरा कर्व इधर इस डायरेक्शन में बना हुआ है, इसकी स्पर्श रेखा ये है, इसको हम P1 T1 या P डैश T डैश कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो स्पर्श बिंदु है ये चीज़, तो यहाँ पर देखिए इसके अनुसार जो स्पर्श बिंदु जो है इन दोनों के बीच मध्य का कोण जो थीटा अगर है उसको प्रतिच्छेद कोण कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर, ये प्रतिच्छेद बिंदु इस बिंदु को कहेंगे, वक्रों पर खींची हुई स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, यानी इन दोनों वक्रों पर जो ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इनके मध्य बना कोण, इनके मध्य ये वाला कोण इधर बनेगा, इनके मध्य बना कोण थीटा है। अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो टेन थीटा बराबर जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ध्यान दीजिए यहाँ पर काफ़ी जगह माइनस लिखा होता है, लेकिन माइनस हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ मॉड लगेगा, अगर यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ मॉड लगेगा, ठीक है ना। अगर हम मॉड नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ डिफरेंस का साइन लगाएंगे। डिफरेंस साइन ये प्रदर्शित करता है कि m1 और m2 जो दो प्रवणताएं होंगी उनमें जो प्रवणता बड़ी होगी उसको हम m1 की जगह रखेंगे और जो प्रवणता छोटी होगी उसे m2 की जगह रखेंगे। इस प्रकार से मान रख के हम वहाँ पर दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण थीटा है उसके मान को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस को और समझ लीजिए जो एग्ज़ाम में आपके बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे फर्स्ट नंबर है कि यदि दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अर्थात दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी तो उनके मध्य कोई कोण नहीं होगा, अर्थात अगर कोई कोण नहीं होगा तो वहाँ पर हम थीटा बराबर 0 डिग्री को यूज करेंगे। जब कोई कोण नहीं बनेगा तो वहाँ थीटा बराबर हम 0 डिग्री लेंगे। और अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री इस फॉर्मूले पे यहाँ पर अगर हम रख देते हैं तो tan 0 आएगा और tan 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये 0 बराबर हमने लिख दिया m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 गुणे m2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे
कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 + m1 × m2 इधर 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। m1 डिफरेंस m2 बराबर 0 आ गया। m1 डिफरेंस m2 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। हमने अभी बताया था कि m1 डिफरेंस m2 का मतलब हुआ कि जो बड़ा होगा उससे छोटे को घटाना है। अगर हम मान लें m1 बड़ा है तो m1 - m2 बराबर 0, तो इससे m1 बराबर m2 आ जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ लगी हुई है कि m1 बराबर m2। तो आपको बस इतना ध्यान देना है यहाँ पर कि यदि दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करें अथवा दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं समांतर हो तो इसका मतलब है कि वहाँ उनके जो प्रवणताओं के मध्य संबंध होगा वो होगा m1 बराबर m2। ठीक है। अब आगे देखिए, यदि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, अब समकोण पर करेंगे तो वहाँ पर उनके मध्य जो कोण बनेगा, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाला जो कोण होगा उसका मान 90 डिग्री होगा। तो यहाँ tan 90 रखेंगे और tan 90 का मान आपको पता है, tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को हम लिखते हैं 1/0। ठीक है। तो 1/0 बराबर m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 + m1 × m2 ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + m1 m2 का गुणा 1 में होगा, तो 1 + m1 m2 बराबर 0। तो इससे m1 × m2 बराबर -1 आ गया। तो ये आपको एक संबंध मिल जाएगा। तो यही यहाँ लिखा हुआ है m1 × m2 बराबर -1। ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे एक और टॉपिक पे बढ़ते हैं। अभी आपको स्पर्श रेखाओं के बारे में बताया जा रहा था, अब आगे है अभिलंब। अभिलंब यानी इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल टू अ कर्व। तो देखिए इसमें समझिए कि जैसे ये कर्व है y बराबर fx और इस पर बिंदु P पर जो एक रेखा है जिसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं और बिंदु P को स्पर्श बिंदु बोलते हैं, तो उस स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा के जो लंबवत रेखा होगी उसको हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक है। यानी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जो उसके लंबवत रेखा होगी उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो वही लिखा हुआ है कि वक्र y बराबर fx के किसी बिंदु P से होकर जाने वाली वह रेखा जो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो उस वक्र का अभिलंब कहलाती है। ठीक है। तो यह परिभाषा इसके अभिलंब की ध्यान रखिए और परिभाषा के साथ में इसकी दो चीज़ें और ध्यान रखनी है कि अभिलंब की प्रवणता क्या होती है और अभिलंब का समीकरण क्या होता है। तो उसमें ध्यान दीजिए। अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए m1 m2 बराबर -1 सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ m1 m2 क्या है? m1 है स्पर्श रेखा की प्रवणता, m2 है अभिलंब की प्रवणता। तो उसमें देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी m1 गुणे m2 यानी उसी बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता बराबर -1। तो यहाँ से जब हम अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो अपॉन में चला जाएगा। तो यानी इसमें फॉर्मूला लिखा जाएगा अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान होता है dy/dx एट x1 y1। यानी कि अभिलंब की प्रवणता का सूत्र यहाँ बनेगा -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1। इस सूत्र को आप ध्यान रखिए। ये सूत्र उस समय प्रयोग में लाएंगे जहाँ पर आपको अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी होगी। ठीक है। अब इसमें अभिलंब के समीकरण पर आते हैं। तो अभिलंब के समीकरण पर उसी सूत्र का प्रयोग करना है, बस m की जगह आपको m क्या है? प्रवणता है। तो चूंकि अभिलंब का समीकरण निकाल रहे हैं तो यहाँ अभिलंब की प्रवणता आपको रखनी है। तो ये देखिए अभिलंब की प्रवणता का मान हमने रख दिया, जिससे यहाँ इसका मान निकल के आ गया y - y1 बराबर -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1। तो इतना चीज़ें आप ध्यान रखिए। आपको जो है जब इतना आप तैयार कर लेंगे तो नेक्स्ट टर्म में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको एक्सरसाइज 6.3 के सवालों को समझाया जाएगा। तो इतना आप तैयार करिए। गुड बाय।